गुड आफ्टरनून बीए सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। हम लोग इकोनॉमिक थॉट पढ़ रहे हैं और इस इकोनॉमिक थॉट में हम लोगों ने उपनिषद भी कर लिए थे और ये हम जान चुके थे कि बहुत सारी जो एडम स्मिथ के द्वारा भी जो बातें कही गई हैं वेल्थ ऑफ नेशंस में, उससे भी कुछ चीज़ें मेल खाती हैं। जैसे हमने बताया था कि धन संबंधित जो चर्चाएं हैं उसमें एडम स्मिथ की जो पुस्तक है वो ईशा उपनिषद में जो हमारे यहाँ कह रखा है उससे मेल खाती है वेल्थ के संबंध में कि हमने ये बात चर्चा में ले ली थी कि अपनी आय दूसरों को दे देनी चाहिए। अपनी आय का उपभोग करो, दूसरों के धन का अपहरण मत करो। धन किसका है, धन क्या है, ये सभी चीज़ों पे चर्चा इवन इन्होंने भी कर रखी है। तो हिंदू अर्थशास्त्र नाम की एक किताब लिखी है एम.जी. बोकरे ने, और उस पुस्तक में ईशा उपनिषद में जो भी व्यक्त आर्थिक संबंधित जो भी बातें हैं वो ये बातें कही गई थी। तो हम लोग इसके बाद देखते हैं विदुर नीति। विदुर नीति में हम लोग देखेंगे कि विदुर नीति में जो आप जानते हैं विदुर नीति काफ़ी प्रसिद्ध है और महाभारत में इसका जिक्र आता है। तो महाभारत में उद्योग पर्व के अंतर्गत जो राजा धृतराष्ट्र जो हैं उनके संबंध में जो भी बातें इसमें जो की हुई हैं विदुर द्वारा दिए गए कह सकते हैं कि उन विचारों पर आधारित है वो उसमें संकलित किए हुए हैं। उसमें राजनीतिक व्यवस्था तथा उसकी अर्थव्यवस्था एवं समाज शास्त्र इस पर चर्चा है। और उसमें विदुर का ये मानना था कि यदि समाज द्वारा धर्मशास्त्रों के नियमों का पालन नहीं होता तो उन्होंने धृतराष्ट्र को इस बारे में उन्होंने ये इसलिए कहा था कि इससे क्या होता है, वो कहते हैं कि राष्ट्र का जो पथ है वो भ्रष्ट हो जाता है और राष्ट्र कभी उन्नति नहीं कर पाता। तो इसी वजह से उन्होंने धृतराष्ट्र को चेतावनी दी थी कि उसके जो निर्णय पांडवों के प्रति जो उसके निर्णय थे उस संबंध में उसके जो उसने ये कहा था कि ये चीज़ आगे चल कर के हमें नुकसान पहुंचाएगी कि नीति विरुद्ध है। तो विदुर नीति के अंतर्गत व्यष्टि एवं समष्टि परक सारी उसमें भी विचार की दिए गए हैं। परिवार एक व्यष्टिगत इकाई के रूप में उन्होंने बताया हुआ है और पति पत्नी संबंध पुत्र पुत्रियों आदि को उन्होंने व्यष्टिपरक विचार में लिया है। समष्टि स्तर पर महात्मा विदुर ने दंड नीति से अनुशासित करने पर जोर दिया है। प्रत्येक और उसमें अर्थव्यवस्था का बार बार जिक्र आया और दंड नीति का उन्होंने बात की है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि प्रत्येक स्तर पर नियंत्रण भी होना चाहिए, नहीं तो राष्ट्र की दुर्दशा हो जाती है। और राजा के गैर अनुशासित होने पर भी जो पथ भ्रष्ट हो जाते हैं। और महात्मा विदुर ने अर्थशास्त्र से संबंधित जो विचार दिए हैं उनमें हम देखते हैं कौन कौन से विचार दिए हैं। उन्होंने दिए हैं, सबसे पहले उन्होंने कहा था कि लोगों को बचत करनी चाहिए और जिससे वे संकट के समय स्वयं तथा सारे अपने परिवार के जीवन में स्वरोजगार उन्होंने ये श्रेष्ठ स्तर बताया था। फिर उन्होंने इसके अलावा धन का जो स्वामित्व दूसरे के धन का जो स्वामित्व या हरण जो है वो उन्होंने गलत बताया था। उन्होंने कहा था ये लगभग आत्महत्या के समान होता है। और परिवार को उन्होंने ये कहा था कि एक परिवार को बिना बच्चों की बहन तथा गरीब मित्र को आश्रय एवं संरक्षण प्रदान करना ये उन्होंने कहा था कि इस तरह से ये बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा था जिस प्रकार मधुमक्खी फूलों से शहद एकत्र करती है उसी तरह राजा को प्रजा से कर भी लेना चाहिए। तो उन्होंने कर का भी प्रतिपादन किया था, कर के लिए भी उन्होंने महत्व बताया था। और राज्य को आय एवं व्यय का अनुमान लगाना चाहिए उन्होंने कहा था, और प्रशासक नियुक्त कर देना चाहिए आय और व्यय के वितरण हेतु। और यह वास्तव में आधुनिक बजट निर्माण प्रक्रिया में भी इस चीज़ को लिया गया है।
अब हम पढ़ते हैं शांति पर्व के बारे में। शांति पर्व में जो है वो शांति पर्व में महाभारत के विभिन्न पर्वों में से एक पर्व है। महाभारत संस्कृत वाङ्मय की जो मतलब एक तरीके से निधि है। इसे शास्त्र में पंचम वेद की संज्ञा भी दी गई है। ये भारत का सच्चा इतिहास, इसमें काफ़ी चीज़ें बहुत ही व्यक्त हो गई हैं। इसे भारतीय ज्ञान का विश्वकोश भी कहा जाता है। और कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने इसे लिखा था। और इसमें कई प्रकार के पर्व हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया शांत पर्व, तो वैसे आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्म पर्व, मौसल पर्व, आश्रम वासिक पर्व, आश्वमेधिक पर्व, ऐसे कई प्रकार के इसमें पर्व हैं। अनुशासन पर्व, तो इसी तरह एक शांति पर्व भी है। तो अर्थशास्त्र से संबंधित कुछ निम्न बातें हैं जो मैं आपके शांतिपूर्व में रची गई हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। राज्य अपने नागरिकों की सुरक्षा तथा उनकी आजीविका की व्यवस्था के यही विषय मतलब के लिए, मतलब ये इसी विषय को आधुनिक अर्थशास्त्र भी कहा गया है, क्योंकि राज्य अपने नागरिकों की सुरक्षा तथा उनकी आजीविका को किस प्रकार से सुनिश्चित करे। तो ये शांति पर्व में इस बारे में चर्चा की गई है। फिर राजा को सड़कों का निर्माण तथा पीने के पानी की व्यवस्था करनी चाहिए, इस बारे में बताया गया है। ब्राह्मणों द्वारा चलाए जाने वाली शिक्षा के आश्रमों की व्यवस्था के लिए भी इसमें बात की गई है। नागरिकों को भी दान देना चाहिए शिक्षा के स्तर पर, उन्होंने ये भी बताया है। और ज्ञान धन कमाने में सहायता करता है तथा धन से सुख की प्राप्ति होती है, यह भी उन्होंने बताया है। राजा को बाजार के लिए स्थान की व्यवस्था करनी चाहिए। वस्तुओं के उत्पादन में लोगों में प्रतियोगिता को उचित बताया गया है और प्रतियोगिता को बढ़ावा देना चाहिए। यदि किसी कार्य में साझेदारी है तो लाभ व हानि को बराबर बांटना चाहिए, और नहीं तो दिवाला निकल जाता है। दायित्वों का भी उन्होंने बंटवारा और पूंजी के अनुपात में बता रखा है। और इसके अलावा हम ये देख सकते हैं कि शांति पर्व में राजस्व के संबंध में भी कुछ विशेष बातें कह रखी हैं। राज्य को आय व व्यय का अनुमान लगाना चाहिए तथा इसमें जमाएं, इन्होंने बचत के ऊपर भी कहा है। युद्ध के समय में जमाएं काम आती हैं और इसके बारे में भी उन्होंने कहा है। और इसके अलावा इन्होंने इसमें इन्होंने ये भी कहा है कि जैसे मधुमक्खी फूलों से, तो उन्होंने कर्क वाली बात के लिए मधुमक्खी का वो उसमें दिया है। और कुल मिलाकर के इनका जो विचार है सारा का सारा इसमें शांति पर्व में, और जो अभी मैंने इससे पहले विदुर नीति में, महाभारत में जो कुछ भी है महाभारत में, इसमें इन्होंने स्पष्ट तौर पे ये कहा है कि अर्थशास्त्र बहुत महत्वपूर्ण है। धन एकत्रित किया जाना है और धन को किस प्रकार से नैतिक आधारों को इन्होंने पर जोर दिया है। नैतिक तरीके से ही इन्होंने धन की उसके लिए जोर दिया है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि महाभारत एक ज्ञान का कोश है, जिसमें पूरी ही राज्य में कैसे प्रशासन चलाया जाए, कैसे अर्थव्यवस्था कैसे चलाई जाए, इस बारे में पूरे निर्देश दिए गए हैं। आज हम यही पढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइम हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें मनुस्मृति और आदि हम लोग इसमें लेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। हम फिर बात करते हैं, कल हम लोग फिर से पढ़ेंगे।